हाँ। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम फिर मौजूद हैं भाऊ तोरसेकर जी के साथ, हमारे बहुत ही वरिष्ठ, और हम उनसे हमेशा हर बार एक नई चीज सीखते हैं। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं इस क्लास में, ये भी देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक पत्रकारिता सिर्फ वो चीज नहीं होती जो हम करते हैं कि देखा और आपको बता दिया। राजनीतिक पत्रकारिता होती है कि वो जो चल रहा है सीन, उसकी कहानी कहाँ लिखी गई थी और उसके अगले दृश्य कैसे होंगे, उसी पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक अलग खेल हुआ। हालांकि भाऊ ने जिस दिन कहा था, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जो भाऊ ने कहा था कि हम नितिन नवीन को देख रहे हैं, उसके 12 घंटे बाद वही हो गया जो हम देख रहे थे। तो भाऊ, इस बार ये खेल क्या चल रहा है? आपने पिछली बार तो साफ बता दिया था और 12 घंटे वो लिखा गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? आखिर सुनेत्रा बन गई और उसी तरह हुआ जैसे आपने कहा था, लेकिन ये खेल चल क्या रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? देखो, एक बात होती है कर्मा रिटर्न, ऐसा अंग्रेजी में बोलते हैं ना। हमने जो किया है, हम जो बोते हैं वही तो पाते हैं। शरद पवार ने जो राजनीति आज तक की है उसकी फसल आ रही है और बहुत तगड़ी फसल आ रही है, और समेटना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। एक बात है, हमारे मराठी में एक मानो एक फ्रेज है या कहावत है, कात्रजचा घाट दाखवणे। कात्रज का घाट मतलब पुणे से नजदीक, पुणे से आप सातारा की ओर जाओगे या और कहीं जाओगे तो जो घाट लगता है, ट्रेन का हो या इसके लिए घाट लगता है, उसको कात्रज का घाट बोलते हैं। लेकिन वो कात्रज का घाट ये जगह ऐसी है कि जो बारामती लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में आती है, लेकिन उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उसका ऐसा है कि ये शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब पूना में मुगलों के हाथ में पूना शहर सिटी था, उस वक्त शिवाजी महाराज ने उन पर अचानक से हमला कर दिया था और शाहिस्ते खान की उंगलियां टूटी थी, आपको याद होगा वो हिस्ट्री। तो उसके बाद उनको मालूम था कि गिने चुने 50-100 सैनिक लेकर हमला करता हूं तो पूरी फौज मुगलों की जो पूना में छावनी में बैठी है निकल कर पीछा करेगी और हमारा मानो कीमा कर देंगे, ये जानते थे महाराज। तो उन्होंने उसका पूरा प्लान बना दिया था कि हमला करेंगे और निकलेंगे, यानी हिट एंड रन जो बोलते हैं उसको हमारे मराठी में गनीमी कावा बोलते हैं, चालाकी। तो उनको मालूम था कि कुछ 1 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रुक सकते, लेकिन जब इतनी बड़ी फौज पीछा करेगी तो भागेंगे कहां? तो उनको उनकी गलत फहमी होना जरूरी है, उनको गुमराह करना जरूरी है। इसलिए ये तैयारी करके रखी थी, हल्ला होगा, और हल्ला होते ही कात्रज का घाट यानी जो पहाड़ी चढ़कर उतरने का रास्ता था, उस पर बैलों का एक बड़ा झुंड छोड़ दिया था, और बैलों के जो सिंग थे उसको मशाले लगाई गई थी, तो ताकि दूर से देखे, पूना सिटी से देखे तो लगेगा अरे यहां से कोई रात के अंधेरे में भाग रहा है, मशाले लेकर भाग रहे, मतलब वो शिवाजी की फौज होगी, शिवाजी की सेना होगी। तो पूरी मुगली फौज थी वो कात्रज की घाट की ओर चल पड़ी, और दूसरी तरफ जिसको कोकण की तरफ जाने वाली जो पहाड़ी छोटी छोटी थी, वहां से शिवाजी महाराज के जवान मावला उतर गए, और ये मुगली सेना थी वो कात्रज की घाट की तरफ चली गई। तो उनको गलत रास्ता दिखाया गया, गुमराह किया गया। उसको मराठी में एक कहावत है, कात्रजचा घाट दाखवणे, यानी उनको इंगित कर दिया गया, गुमराह कर दिया कि भाई वहां पीछा करो, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। जब पहुंचे तो देखा बैल दौड़ रहे और उनके सिंग को मशाल बांधी हुई है। तो उसको कात्रज का घाट दिखाना बोलते हैं मराठी में, और बिल्कुल वही शरद पवार की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कात्रज का घाट आता है जिसको बारामती बोला जाता है। तो पवार ने जिंदगी में राजनीति करते हुए बहुत सारे लोगों को कात्रज का घाट दिखाया। पहली बार उनको कोई तगड़ा इंसान सामने खड़ा हो गया है और उनको ही कात्रज का घाट दिखा रहा है।
जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। ये सब होने की जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन पवार साहब अपने ही एक मनगढ़ंत जो उनकी प्रशंसा होती है उसमें इतने मशगूल हो गए, इतने फंस गए कि जहां जरूरी नहीं वहां भी वो खेल कर देते हैं, गेम कर देते हैं और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। और मैं मानता हूं कि ये 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार चीफ मिनिस्टर हुए, उसके बाद ये खेल शुरू हो गया। लोगों का ऐसा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण है इसलिए शरद पवार उनके खिलाफ है। मैं वे बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरद पवार के नजदीकी लोगों में बहुत सारे ब्राह्मण है। वो मराठा और ब्राह्मण का झगड़ा नहीं है, उनका झगड़ा इसलिए है कि ये नया शरद पवार पैदा हो गया है। जैसे हम देखते हैं शेरों का जो जमावड़ा होता है उसमें सब मादा होते हैं, और उसमें से कोई बच्चा अगर नर है और वो जवान होने लगता है तो वो उनकी माए मौसिया उसको भगा देती है। क्यों? नहीं तो जो मेन शेर है वो उसको मार डालेगा। और जब उस जो मादाओं का जो झुंड होता है उस पर नया जो मेल होता है वो कब्जा करता है तो पहले के सब बच्चे मार देता है, क्योंकि वो जनरेशन पैदा करने वाला नर नहीं चाहता। ये भी बंदरों में भी है, बंदरों में भी है। बंदरों में भी उम्र जाने समझ आने वाला जो बंदर होता है उसको वो नर मार देता है या भगा देता है। तो बिल्कुल शरद पवार की राजनीति उसी ढंग की रही। अपने कद का, अपनी क्षमता का, अपनी ताकत का कोई अपने पार्टी में या अपनी राजनीति में खड़ा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कभी अपने पार्टी में किसको खड़ा नहीं होने दिया। और सामने वालों में भी जो नर दिखाई देते थे, जवान मर्द दिखाई देते थे, लड़ाकू दिखाई देते थे, उनको खत्म करने की राजनीति की। अपने को बड़ा करने की राजनीति पवार ने कभी नहीं की, और इसलिए उनको हमेशा चालाकी की राजनीति करनी पड़ी। शरद पवार ने आपके कंधे पर हाथ रखा तो आपको दुश्मन की जरूरत है, ना कि फांसी की जरूरत है। अपने आप आपका गला घोटा जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि शरद पवार ने अपने आपके कंधे पर हाथ रखा है। ये जो शरद पवार की नीति रही ये इन्होंने बोया है और आज वही लौट कर आ रहा है। 2014 में जब कुछ बातें ऐसी हो गई कि शरद पवार को पता चला कि अपने मुट्ठी में देवेंद्र फडणवीस नहीं रहने वाला है, तो उसको खत्म करने की राजनीति शरद पवार ने शुरू कर दी थी। तो मानो ये कम से कम 12 साल का संघर्ष है, 12 साल का संघर्ष है। लेकिन ये करते करते एक तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन यानी बेटे की उम्र के, सुप्रिया से भी देवेंद्र फडणवीस उम्र में 1-2 साल छोटे ही है, उससे शरद पवार ने पंगा ले लिया। नए जमाने का जो शरद पवार है उससे पंगा ले लिया और शरद पवार आज बुरी तरह से फंस गए। मैं तो मानता हूं एक तरीके से जो सीधा साधा एक राजनीतिज्ञ था, राजनेता था देवेंद्र फडणवीस, उसको शरद पवार ने एक तरीके से फिदाइन बना दिया है। फिदाइन आप जानते हो? फिदाइन का मतलब ये होता है कि मेरा नुकसान हो ना हो, कितना हो, क्या हो, परवाह नहीं, लेकिन तुझे तो खत्म कर दूंगा। उसको फिदाइन बोलते हैं। जो ह्यूमन बॉम्ब वगैरह बनते हैं ना जी, तो एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने देवेंद्र को फिदाइन बना दिया। वो इनको खत्म करने तक नहीं रुकेगा और एक तरीके से इनको ह्यूमिलिएट करेगा, अपमानित करेगा, और दिखाई तो आपको कुछ नहीं देगा। आप इसका सबूत नहीं दे सकते कि ये फडणवीस ने किया है, ये शरद पवार को ह्यूमिलिएशन हुआ है, अपमानित हुआ है, तो देवेंद्र फडणवीस ने किया, ये आप उंगली तक नहीं उठा सकते। इस ढंग की राजनीतिक चालाकी फडणवीस कर रहे हैं। ये जो मामला हुआ इसमें देवेंद्र फडणवीस का दांव कैसे लगाया? मतलब आप इसको कह रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे खेल में आपने कहां कहां उनके फुटप्रिंट पड़े हैं देवेंद्र फडणवीस के? क्योंकि सुनेत्रा पवार बनी हैं और उससे पहले हम देख रहे थे कि पूरी कोशिश ये हो गई थी
शरद पवार तो बाद में इतने नाराज हो गए कि वो सभा तक में वहां तक में नहीं पहुंचे शपथ ग्रहण में, जबकि उस समय तो लग रहा था कि जैसे परिवार एक होने जा रहा, फिर उनके क्लेम भी आने लगे। ये सब खेल में कहां आपको दिखाई दिया कि देवेंद्र फडणवीस इसमें मात दे रहे हैं शरद पवार को? देखो, एक बात ठीक, हुआ हो एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल साफ बात है कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब आप एक्सीडेंट में कुछ अवसर ढूंढना चाहते हो तो आपका सामने वाला है वो भी अवसर ढूंढेगा। पवार ये भूल गए कि अच्छा 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 भतीजा तो एक्सीडेंट में मर गया, अब उसके साथ कोई बड़े लीडर नहीं है तो मैं पूरा उसका भी पार्टी कब्जा कर लूंगा। और जिस ढंग से उस दिन 29 जनवरी को अंत्येष्टि में जिस ढंग से सुप्रिया सुले बर्ताव कर रही थी, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था इसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गलत है। उससे सामने वाले अब इनके साथ पंगा लेकर या बगावत करके प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, छगन भुजबल हो, धनंजय मुंडे हो, जो अजीत दादा के साथ गए हुए सेकंड रैंक के लीडर्स थे, उनको पक्का पता है कि अगर पूरा चार्ज अगर सुप्रिया और शरद पवार के साथ चला गया तो हमको बचाने वाला भगवान भी नहीं हो सकता। तो इनको रोकना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। तो एक बात होती है, रोकना है तो जहां से मदद मिलेगी वहां आप जाओगे। आप संकट में हो तो आप सोचोगे नहीं कि इसकी जात क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका प्रांत क्या है, इसकी भाषा क्या है, आप खुद को रेस्क्यू करने की कोशिश करोगे। और जिस ढंग से आपने सुप्रिया सुले जिस ढंग से सुने तरह हाथ को पकड़ कर लेके आ रही है, उसके अजीत के बच्चों को गाइड कर रही है, डायरेक्ट कर रही है, जानो कि सुप्रिया दिखा रही थी कि अब मैं इंचार्ज हूं। और उसी रात 29 जनवरी को अंत्येष्टि पूरी नहीं हुई थी, उसी रात से शुरू हो गया कि शरद पवार के गुट के जयंत पाटिल वगैरह फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, यानी नया मंत्रिमंडल बनाने तक की तैयारी 29 को शुरू हो गई थी। तो दूसरे दिन 30 जनवरी को जो अजीत दादा के दूसरे रैंक के लीडर्स थे वो दौड़ते दौड़ते देवेंद्र के पास पहुंच गए और जो अगला होना था वो हो गया। यानी सीधी बात बोले तो शरद पवार, हमारे मराठी पत्रकार जो है वो हमेशा शरद पवार ने कुछ भी किया, अपने बाल खुजाए, कान खुजाया तो भी बोलेंगे पवार साहब ने गुगली डाली, पवार साहब ने गुगली डाली, पवार साहब ने गुगली डाली। ये बोलने का एक तरीका हो गया। तो पवार साहब को और 24 घंटे या 48 घंटे मिलते थे, ये पवार साहब गुगली करेंगे मालूम था, इसलिए दौड़ कर गए। नया जो गेंदबाज है देवेंद्र के पास, बोले ये तो गुगली करेंगे, आप कुछ उंगली करो। तो देवेंद्र ने उंगली टेढ़ी कर दी और पूरा का पूरा मंसूबा फेल हो गया। अब देखो क्या बात हो गई है कि इनको लगता था कि ये अभी 13 दिन का समय है हमारे पास, तो उसमें इनके चमचे पत्रकार जो है उन्होंने जो जल्दबाजी की, यहां तक कि रोहित पवार राज्य मंत्री बन जाएगा, जयंत पाटिल फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा। अरे उसके जो वारिस है, उसकी पत्नी है, उसके बेटे है, उसके बारे में कोई पवार गुट से बोल नहीं रहा था, ना पवार के चमचे बोल रहे थे। इन्होंने सीधा सीधा अजीत दादा की पार्टी के तरफ से जो सत्ता में हिस्सा है उसका शरद पवार के गुट में बंटवारा शुरू कर दिया। अनिल देशमुख रेवेन्यू मिनिस्टर बनेंगे। अरे क्या चल रहा है क्या? तो सामने वाले प्रफुल्ल पटेल, तटकरे वगैरह सावधान हो गए, दौड़ते पहुंच गए, बोले साहब कुछ तो उंगली करो नहीं तो गुगली गिरेगी। ये 30 तारीख की सुबह की बात है। शाम होते होते इनको पता तक नहीं चला, इनके बारामती में जाकर अमित शाह ने इनके पैरों तले जमीन खींच ली थी, इसका इनको 31 तारीख तक पता तक नहीं चला। क्योंकि 30 तारीख को देर रात को सुनेत्रा पवार बारामती से मुंबई के लिए निकल गई। यहां तक तय हुआ था कि 31 तारीख को सुबह सुबह सब एमएलए जो है अजीत गुट के उनको बुला लो, उनकी तरफ से सुनेत्रा को नेता चुनो और उसका लेटर लेकर पहुंच जाओ, राज्यपाल के पास पहुंच जाओ, शाम को शपथ विधि कर देंगे। और ये निकल तक गए,
इनको पता नहीं था कि सुनेत्रा पवार यहां तक पहुंच सकती है, ये इन्होंने सोचा तक नहीं था। जिस ढंग से ये समझते थे कि सोनिया गांधी क्या बुद्धू है, इसको हिंदी तक नहीं आती वगैरह वगैरह, 25-26 साल पुरानी बात है ना। 99 में शरद पवार ने जो चालाकी की थी, तो उससे वो कुछ सबक नहीं सीखे। सोनिया गांधी को हिंदी नहीं आती, वो बोलती कम है, इसलिए जो चालाकी शरद पवार सोनिया के साथ कर बैठे, उससे उनको सबक सीखना चाहिए था। जो औरतें ज्यादा बात नहीं करती, वो पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा डेंजर होती है, ये सबक था, लेकिन सीखा नहीं। तो अब दूसरी औरत के साथ उलझ पड़े हैं, जो उनकी बहू है। और जो कुछ मराठी मीडिया में या पूरी मीडिया में आप सुन रहे हो, ये तो इनएक्सपीरियंस है, इसके पास अनुभव नहीं है। जो जो कुछ बोल रहे, इसको एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है। लेकिन एक बात बोलते, इसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है ढूंढो। ये सब गिनाए जा रहे, सुनेत्रा पवार के वीक पॉइंट्स गिने जा रहे, लेकिन उसके भी कोई स्ट्रांग पॉइंट हो सकते हैं। कभी उस पर भी सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो। इसका सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट क्या है? उसका सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट, वो बोलती ही नहीं, समझे? वो बोलती ही नहीं। अब कितने दिन हो गए? 28, 29, 30, 31, आज 7 दिन हो गए। 6-7 दिन पूरे होने को आए। आपने कहीं सुनेत्रा पवार की कोई रिएक्शन देखी है? कोई बयान देखा है? बाकी सारे बोल पड़े, बस एक इंसान नहीं बोल रहा है, उसका नाम सुनेत्रा पवार है। एक बार एक प्रोग्राम में योगा योग से उनके साथ मेरी बात हो गई। एक पुणे में एक प्रोग्राम था, मुझे एक पुरस्कार मिलने वाला था, और उसी मंच पर सुनेत्रा पवार बैठी थी जब वो राज्यसभा की मेंबर बनी थी। तो अचानक उन्होंने बोला थैंक यू। मैं परेशान हो गया, हैरान हो गया, थैंक यू किस बात का? बोले नहीं, मैं आपके वीडियो मराठी में सुनती हूं, मुझे उससे बहुत बड़ा गाइडेंस मिलता है कि मेरा मायका हो या ससुराल हो, दोनों जगह राजनीति चलती है, लेकिन मैं इससे परे थी। तो बहुत सालों से जो घटनाएं राजनीति में घटी है, उसका पूरा ज्ञान मुझे नहीं है। आप जिस ढंग से समझाते हैं, उससे मुझे फायदा मिलता है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। तो बस 10-15 मिनट की वो जो बाजू बाजू में सोफा पर बैठे बात हुई है, उतना ही मैं सुनेत्रा पवार से मिला हूं। तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज शरद पवार के सामने खड़ा करेगी, क्योंकि सुप्रिया सुळे हो, शरद पवार हो, बाकी सारे हो, हमेशा हमने तो यशवंतराव चौहान से राजनीति सीखी है वगैरह वगैरह बोलते हैं, लेकिन यशवंतराव चौहान की सबसे बड़ी राजनीति के बारे में जो मंत्र है, इसका इनको पता तक नहीं है, जो सुनेत्रा पवार ने आत्मसात किया है। यशवंतराव चौहान ने एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शिविर में भाषण करते हुए कहा था कि राजनीति में आने वाले कार्यकर्ता हो या नेता हो, उनको सबसे पहली एक बात समझ में लेना जरूरी है कि आप क्या बोलोगे वो आपको पता नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहिए इसका बिल्कुल पता होना चाहिए, वरना फंस जाओगे। तो ये बोलती ही नहीं, ये उसका स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है, इसलिए कहीं भी फंसेगी नहीं। और पवार देखो, पवार तो जब एक्सीडेंट हो गया उसी दिन उनका पर्सनल वीडियो आ गया, अरे इसकी राजनीति मत करो, ये तो एक सिर्फ एक्सीडेंट है, इसमें कोई घात पात नहीं है वगैरह वगैरह। इसको बोलने की क्या जरूरत थी? शरद पवार ने पहले ही दिन इस मामले में क्लीन चिट दे दिया। तो अपनी उदात्तता दिखाने का जो नाटक करने गए थे, उसमें खुद शरद पवार फंस गए। अगर नहीं बनाते तो कुछ बिगड़ता नहीं था कि भाई नहीं, मैं दुख में हूं, मैं आज किसी प्रेस से इंटरेक्ट नहीं करूंगा, बात खत्म हो सकती थी। बाकी जो करना है स्पेकुलेशन करे, लेकिन चालाकी दिखाने की जो
आदत बन जाती है, उसमें आप गलतियां कर देते हो, और पवार साहब ने ये गलती की, और जिसको आप इनएक्सपीरियंस कर रहे हो, उस महिला ने अभी तक 6 दिन 7 दिन होने को आए, एक भी गलती नहीं की, ना कि कुछ बयान दिया है। सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट सुनेत्रा पवार का वही है, और बिना कहे उन्होंने बहुत कुछ कर डाला है। वो पवार को बताए बगैर पार्टी के एमएलए की मीटिंग लेकर खुद को नेता चुनकर उप मुख्यमंत्री तक बन गई। दूसरे दिन उठकर यशवंतराव चौहान की कराड़ में जो स्मृति स्थली है उधर जा पहुंची। उसके बाद जो अंगरक्षक था अजीत दादा का, उसके घर में जाकर उसके पत्नी की सांत्वना की। तो कर तो बहुत कुछ रही है, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। तो स्ट्रांग पॉइंट क्या है समझो। अब बात रही शरद पवार की। शरद पवार जितना इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे उसमें फंसते जाएंगे। अब देखो, इनके पार्टी का जो पुणे का अध्यक्ष था वो अजीत दादा के साथ कॉरपोरेशन चुनाव में सीट का बंटवारा करने में गुस्सा होकर इनके पार्टी से रिजाइन होकर कांग्रेस में चला गया। तो विलीनीकरण की, मर्जर की बात छोड़ दो, बंटवारे के लिए इनके लोग तैयार नहीं थे। और आज बोलते नहीं, अजीत दादा के साथ इतनी बात हो गई थी, उतनी बात हो गई थी, तारीख तय हो गई थी, सब तुम बोल रहे हो ना। वैसे तो उद्धव ठाकरे भी बोलता है कि बंद दरवाजे के पीछे अमित शाह ने मुझे वचन दिया था। साक्षीदार को कोई नहीं है, आई विटनेस तो कोई नहीं है। तो अजीत दादा ने इनके साथ क्या बोला था, क्या कबूल किया था, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। एक फोटो है, एक फोटो है, और उस फोटो में इनके पार्टी के सब नेता है, बस अजीत दादा अकेला उधर का है, और उसका कोई ऑडियो नहीं है। तो आप अजीत दादा के नाम पर कुछ भी अफवाहें फैला सकते हो, लेकिन शरद पवार फंस गए। और मैं मानता हूं कि ये लड़ाई दो एनसीपी के मर्जर की नहीं है। ये लड़ाई जो 2014 में शरद पवार ने बिना कारण छेड़ी है, उसके फल उनके सामने आ रहे हैं। देवेंद्र पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारी बातें करेंगे, सामने नहीं आएंगे, और आप उन पर उंगली तक नहीं उठा सकते। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि पवार ने खुद ही उनको फिदायीन बना दिया। दरअसल मैं अपना दुश्मन पवार ने अपना दुश्मन खुद ही पैदा किया है। जी, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि 2014 में पवार ने जो वो खेल जो है वो दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि वहां से शुरू हुआ। और ये माना जाता है, मैं जब वहां था उस दौरान भी सब लोग यही कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस शरद पवार के बाद उस स्टेचर का कोई नेता महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आया है। मुझे उस समय ये कहा जा रहा था, लेकिन आज आपकी बातों से लग रहा है कि वो जो मैं सुन रहा था वो लगभग उसी तरह का है। तो ऐसा 2014 में क्या हुआ था? आपको एक बात याद होगी, 2014 के चुनाव के मतगणना चल रही थी, नतीजे आ रहे थे, पूरे नहीं हुए थे। इतने में अचानक 3:30-4 बजे आधे भी नतीजे नहीं आए थे। ऐसे वक्त में प्रफुल्ल पटेल, जो शरद पवार का मुंह हुआ करते थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी और मिड टर्म पोल महाराष्ट्र को परवड़ने वाला नहीं है, तो हम ये करते हैं कि हम अल्पमत वाली बीजेपी के सरकार को सपोर्ट डिक्लेयर करते हैं, बिना शर्त सपोर्ट। तो इन्होंने ये चालाकी इसलिए की थी कि अलग अलग लड़े हुए शिवसेना और बीजेपी चुनाव के बाद साथ आएंगे, तो उद्धव ठाकरे की बार्गेनिंग पावर खत्म होने के लिए ही इन्होंने ये चालाकी की थी कि हम बाहर से सपोर्ट करते, ताकि आप उद्धव के पास मत जाओ। और हुआ भी है। और बाद में 2-3 साल बाद, 5 साल बाद शरद पवार ने ये कबूला भी कि हमको उद्धव की बार्गेनिंग पावर खत्म करनी थी, इसलिए हमने झूठा मोटा सपोर्ट दिया था। और 2 महीने के बाद खुद उद्धव और देवेंद्र में बात हो गई, शिवसेना उनके साथ आ गई, सरकार बन गई। लेकिन एक बात और समझ लो, जब शरद पवार ने नतीजे साफ होने के पहले सपोर्ट दिया था, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस सिर्फ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, कैंडिडेट नहीं था। उस वक्त ये माना जाता था कि नितिन गडकरी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे।
एक दो इंटरव्यू में शरद पवार ने भी एक साफ साफ बोल दिया था, बीजेपी में कौन विकास का नेता हो सकता है, तो शरद पवार ने बोला था मैं तो बात बता दूंगा, नाम बता दूंगा, लेकिन उनकी पार्टी नहीं करेंगी, वो नाम है नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी हो गए, इसलिए शरद पवार जिस ढंग से सपोर्ट दे रहे थे, अपने कुछ लोग शरद पवार ने ही बीजेपी ने भेज दिए थे। बहुत सारे उस वक्त बीजेपी से आए हुए इनके एमएलए बने थे, नाम बीजेपी का थे लेकिन शरद पवार के थे। अब बात यह हो गई कि जब नतीजे पूरे हो गए तो मोदी और शाह ने पूरा गणित बदल दिया। गडकरी नहीं, देवेंद्र फडणवीस लाया। इसका कारण मोदी जी जानते थे कि अगर गडकरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मानो शरद पवार की गवर्नमेंट बन जाएगी, क्योंकि गडकरी और शरद पवार की नजदीकियां मोदी जी अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए नतीजे के दूसरे दिन जब गडकरी नागपुर एयरपोर्ट पर लौटे तब बहुत नगाड़े वगैरह बज रहे थे, मानो अगला मुख्यमंत्री आ गया। लेकिन उसी रात को गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिक्लेयर किया कि मैं उस रेस में नहीं हूं, और बाद में देवेंद्र का नाम आगे आ गया। तो बिना शर्त सपोर्ट देखने के लिए जो शरद पवार निकले थे, उस वक्त देवेंद्र का नाम कहीं भी नहीं था। उन्होंने ये गृहीत समझा था कि अब गडकरी ही बनेगा, और गडकरी बनेगा तो अपनी ही सरकार है। ये शरद पवार का गणित था, वो मोदी और शाह ने उलटफेर कर दिया और देवेंद्र को सामने आए। तो वहां से लेकर देवेंद्र पर इनका गुस्सा है, और आगे चलकर उन्होंने हर समय देवेंद्र को अपशकुन करने की कोशिश की, और कुछ देर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया देवेंद्र ने। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते देवेंद्र को समझ में आया कि अगर डटकर इनके सामने खड़ा नहीं रहूंगा तो ये मुझे कच्चा खा जाएंगे, और यहां से फडणवीस और शरद पवार की दुश्मनी शुरू हो गई, जो आज देवेंद्र एक तरीके से फिदायीन बन गया 2019 के नतीजों के बाद। जिस ढंग से शरद पवार 19 के नतीजे आए, तब पत्रकार पूछते थे सरकार क्यों नहीं बन रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दगाबाजी की थी। तो शरद पवार ने जवाब दिया था, वोटर ने तो हमको अपोजिशन में बैठने का जनादेश दिया है, हम सरकार कैसे बनाएंगे, उनको पूछो। लेकिन पर्दे के पीछे शरद पवार उद्धव ठाकरे को यूटी से तोड़ने के कोशिश में लगे थे, लेकिन कैमरे के सामने क्या बोलते थे, जनादेश तो उनको मिला है, हमको तो अपोजिशन में बैठने के लिए। 105 सबसे बड़ी पार्टी 105 एमएलए की बनकर भी देवेंद्र को उनके मुंह से इन्होंने निवाला खींच लिया था। तो ये दुश्मनी और तगड़ी और धारदार बन गई। वहां से लेकर अपोजिशन की कुर्सी पर बैठने वाले देवेंद्र ने उस वक्त बोला था कि मेरा पानी कम होते देख मेरे किनारे पर घर नहीं बसाना, मैं समुद्र हूं लौट कर आऊंगा। और लौट कर आए तो ये पूरे के पूरे बह गए, पूरे के पूरे बह गए। तो ये जो मामला शुरू हो गया है, जितना पवार यहां से अपना पल्लू बचाने की कोशिश करेंगे उतने फंसते जाएंगे, ये लिख के रखो, लिख के रखो। अब ये देखो, यहां हमने देखा कि भाई होते 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 30 घंटे में कहां से कहां गया। जहां सुप्रिया सुले आई एम इंचार्ज ये बॉडी लैंग्वेज से बता रही थी, वो सुप्रिया सुले आज है कहां, कहां है। सुप्रिया सुले उप मुख्यमंत्री बनेगी, जयंत पाटिल फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, यहां तक चर्चा चल रही थी। और देखते देखते सुनेत्रा पवार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गई, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई, और सुप्रिया देखते रह गई, पिताजी देखते रह गए। देखो, एक बात होती है, आपसे गलती हो सकती है, हम सब इंसान हैं, लेकिन गलती से सबक लेना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि सोनिया गांधी के साथ राजनीति करते हुए जो गलती कर बैठे थे शरद पवार, उससे अगर सबक लेते तो आज दूसरी गलती नहीं करते। अरे ये तो बेवा है,
इसकी पहचान क्या है? मेरी बहू इतनी ही इसकी पहचान है, उसके पति को तो राजनीति में मैंने ही खड़ा किया है, ये क्या कर सकती है? अरे वो मुंबई के लिए उसी घर से निकल गई जिस घर में दीवार के दूसरी साइड में शरद पवार रहते हैं, बैठे हैं। उनको पता तक नहीं चला कि ये उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंबई निकल गई। तो पवार कितने नींद में थे, शायद अपनी ही मस्ती में थे। अगर इस महिला ने इनको इतनी तरीके से फंसा दिया है तो और आगे जितना छुटकारा चाहेंगे उतने फंसते जाएंगे, ये लिख के रखो। एक आखिरी सवाल के तौर पे भाऊ, आपने जो बताया कि कैसे उन्होंने तो दिया, शरद पवार ने कह दिया इसमें कोई हादसा नहीं, लेकिन अनिल देशमुख हो या तमाम लोग हों, अब वो खिसिया गए हैं शायद, क्योंकि हाथ तो कुछ आया नहीं है, तो वो कह रहे हैं ये एक साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए, साजिश की भी जांच हो सकती है, ये सब वो कह रहे हैं संजय राउत के साथ गले से गला मिला के। तो ये शायद वही फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, और शरद पवार अब बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो पहले ही अपनी तरफ से जबान दे चुके कि नहीं साहब ये हादसा है। नहीं, अब अभी देखो, एक बात ये होती है ना कि आप झूठ के जमीन पर इमारत खड़ी नहीं कर सकते, आभास बना सकते हो, आभास बना सकते हो। आप एक अजीब बात मुझे समझ में नहीं आती, जिस ढंग से हमारे मराठी मीडिया में भाजपा के चंगुल से अजीत दादा गुट को बचाना है। अरे अजीत दादा गुट बना वही शरद पवार की चंगुल से छुटकर बना है, और लोकसभा में बुरी तरह से अजीत गुट की हार हो गई थी। उन्होंने कुछ 9, 10, 12 सीटें लड़ाई थी, वो खुद बारामती की सीट तक नहीं बचा पाए अजीत दादा। फिर भी बीजेपी ने इनका हाथ नहीं छोड़ा। वो 40 एमएलए लेकर आए थे विधानसभा में, उनको साथ रखा। उनके 41 एमएलए चुनकर लाने में बीजेपी का योगदान है, और बीजेपी से अजीत दादा गुट को धोखा है। अजीब बात हो गई। यानी जो कुछ चर्चा चल रही है वो सुनकर मुझे लगता है कि पुतना मौसी श्री कृष्ण को यशोदा से बचाने की बात कर रही है। क्या अजीब तर्क है। देखो, लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार गुट खत्म हो गया, गद्दारों को जनता ने सबक सिखाया वगैरह वगैरह बात कर रहे थे, वो आज बोल रहे हैं उस गद्दार को हमको बचाना है, हमको बचाना है। और कौन बोल रहा है? पुतना मौसी बोल रही है कि यशोदा से कृष्ण को बचाना है। अब क्या करोगे? बोल, कहां कहां का तर्क है, कहां का रामायण या महाभारत ये पढ़कर आए, मुझे पता नहीं लगता, मुझे पता नहीं लगता। बगावत किससे? बीजेपी से बगावत करके अजीत गुट बाहर हो गया था क्या? शरद पवार से बगावत की थी। शरद पवार ने कसम खाई थी कि इसको सबक सिखाऊंगा, इसको राजनीति में खत्म करूंगा, और उसी गठ को शरद पवार बचाएंगे। और उनको जो बचाने वाले, आज भी उनको पूरा गाइडेंस देकर गुट का नेता बनाकर जो मूवमेंट की है, उसके बाद शरद पवार को कहीं भी निकलने के रास्ते बंद हो चुके हैं। शरद पवार उस कातरस की घाट में कहां फंसे उनको पता नहीं चल रहा है कि कातरस के घाट में फंसे या और किसी घाट में फंसे, रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और इनके जो चमचे हैं पत्रकार, वो तो इतने रुसवा हो गए, उनको पता नहीं चल रहा है कि साहब कैसे फंस गए। लेकिन साहब फंस गए बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है ना। वो राजा की कहानी सुनते ना कि राजा का कोई बड़ा तोता, प्यारा तोता था, वो मर गया है, लेकिन वो मरा ये बताएगा कौन? तो बोलते नहीं, वो पर नहीं हिला रहा है, वो आंखें नहीं खोल रहा है, वो चोंच नहीं खोल रहा है, वो उसको कुछ और फल दिए तो नहीं खा रहा है, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन मरा है कोई बताता नहीं। तो पवार की राजनीति पूरी की पूरी फंस गई है, पूरी दलदल में धंस गई है। ये कोई बोल नहीं रहा है। जो बोया वही पाया, इतना ही सच है। 40-50 साल से हर किसी के साथ चालाकी की है, उसकी कीमत शरद पवार चुका रहे हैं।
भर भर के फसल आ रही है और समेट नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक संकट आ रहा है। यानी कितना भी मैं आलोचक हूं, लेकिन इस उम्र में पवार को देखकर मुझे भी दया आती है। देखते आगे क्या होता है, बोलेंगे इस पर आगे। जी जी, तो धन्यवाद लेकिन एक भाऊ बात आप। है, एक बात जी साफ साफ बोल दूं कि इन्होंने अपने करतूतों से एक सीधे साधे राजनेता देवेंद्र फडणवीस को फिदायीन बना दिया कि या तू रहेगा या मैं रहूंगा, तुझे रहना है तो मुझे खत्म कर ले। तो अब उसकी उम्र है देवेंद्र की, उसको तो राजनीति में डटकर खड़ा रहना है। तो पवार की राजनीति खत्म करना यही देवेंद्र के लिए एकमात्र मार्ग खुद पवार ने उतना ही चॉइस रखा है, तो वो हो रहा है। जी, तो धन्यवाद भाऊ, आपने बहुत ही बढ़िया इसमें कई सारी लाइनें हमने सुनी, कातरस का घाट समझा और सबसे बड़ी फिदाइन समझा किस तरह से देवेंद्र फडणवीस बने। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी समा कि कैसे पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण को बचाना चाहती हैं, और वो भी यशोदा माँ से। यशोदा से। तो आप सोचिए, एक नई बड़ी बात है। भाऊ आप बहुत जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है कि सबके पास इसका नोटिफिकेशन ना रहा हो, लेकिन उसको आप हाइप करेंगे तो सबके पास पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ आपका। नमस्कार।